16% और जितना रिमेनिंग है वो क्या है, कार्यरत है। अब यही कार्यरत में आपको बताया गया है कि कितने कितने परसेंट हैं। डॉक्टर कितने हैं, 31, इंजीनियर 11% आपके आ रहे हैं वो श्रमिक हैं। ये तो आपको एक डेटा दे दिया। आप उसमें से भी कह रहा है अगर हम महिलाओं का डेटा निकाल रहे हैं तो इसमें से जो है महिलाएं कितनी कितनी परसेंट हैं ये आपको बता दिया गया है। फीमेल्स 20% जो कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर 60%। ये महिलाओं की संख्या आपको बता दी। वकील हैं आपके 40%, शिक्षक 80%, श्रमिक 40% और जो विद्यार्थी आपको बताया गया था 16% वो फीमेल में कितने हैं 35%। ये आपको पूरा डेटा दे दिया इस तरह से, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें से मैंने कल करा दिए थे आपको। 3rd क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या है ये सुन लीजिए आप। क्वेश्चन में है शहर में महिला शिक्षकों की तुलना में महिला डॉक्टरों का परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे आपको ये तो टोटल बता दिया कि इतना इतना परसेंट ये है, उसमें से महिलाओं का परसेंटेज इतना है। अब आपको रिमेनिंग पूछ रहा है कि महिलाओं का जैसे शिक्षक हैं तो कितनी परसेंट महिलाएं शिक्षक हैं, कितनी परसेंट इंजीनियर हैं, कितनी परसेंट डॉक्टर हैं। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 3rd क्वेश्चन लिखिए। इस शहर में पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या का अंतर कितना है। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे शहर में महिलाओं की संख्या, क्योंकि हमें महिलाओं का परसेंटेज पता है इसमें। अब जितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 कैटेगरीज हमारे पास गिवन है। इस 6 कैटेगरीज में हम निकाल लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर्स का पूरी पॉपुलेशन कितनी है 10,500। उसमें डॉक्टर्स कितने हैं 21% और फिर महिलाएं कितनी हैं उसमें से 20%। तो इतने जो है आपके कितने होंगे, इसको अगर कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि इतने में से डॉक्टर्स कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो कि डॉक्टर हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है, तो हम इसी में जोड़ते हुए चले जाएंगे आगे। 10,500। अब हम दूसरा निकाल रहे हैं इंजीनियर 18/100, 60/100। इसी तरह से आगे बताइए। वकील का 19/100 मल्टीप्लाई 40/100 प्लस 15/100 मल्टीप्लाई 80/100
40/100 प्लस, अब हमारे हैं विद्यार्थी, 16/100 मल्टीप्लाई 35/100। अब हम इतना अगर प्लस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि शहर में कितनी महिलाएं टोटल हैं। अगर एक एक का निकालना हो तो जिसका जिसका आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे सिर्फ इतना कैलकुलेट करेंगे तो कितने डॉक्टर्स हैं वो पता चल जाएगा, कितनी महिलाएं डॉक्टर हैं, और इसको करेंगे तो इंजीनियर पता चल जाएगा। सेपरेट जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें जब निकालना होगा तो आप इसी तरीके से निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और निकाल देंगे। अब इसका कितना आ रहा है कैलकुलेशन, ये आप निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि महिलाएं कितनी हैं। 4683 इतनी महिलाएं हैं। अब आपको टोटल पॉपुलेशन पता है कि 10,500, पूरी जनसंख्या 10,500 है, तो पुरुषों का निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 10,500 में से 4683 घटा दें, कितना आएगा? 5,870। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच डिफरेंस क्या है। ये आपने महिलाएं निकाली, ये पुरुष निकालिए। अब इन दोनों का हम डिफरेंस कर दें तो पता चल जाएगा कि हमारा पुरुष और महिलाओं की संख्या में कितना अंतर है। जो ये डिफरेंस करेंगे वही आंसर आपका आ जाएगा। डिफरेंस करके कितना आना है? 1134। प्लस माइनस आप लोग से इसलिए कराते हैं ना, एक तो प्लस माइनस करते रहिए, दूसरा यहाँ प्रेजेंट रहिए, नहीं पता चला कहीं सैर सपाटा करने चले गए तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए आप ही लोग से पूछते रहते हैं कि प्लस माइनस करके बताइए। ये इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले जो दोनों क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड ही थे, उसमें बस यही पूछा गया था कि इतने डॉक्टर्स हैं, कितने क्या हैं, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। ये उससे ब्रॉड क्वेश्चन था, ये उससे बड़ा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शहर के वकीलों की संख्या, शहर के वकीलों की संख्या शहर के डॉक्टरों की कुल संख्या का, डॉक्टरों की संख्या का लगभग कितना % है? किसको लिया गया है? डॉक्टर्स और अब यहाँ पे देखिए पुरुष और महिलाओं की बात नहीं की गई है, सिर्फ सिंपल जो है संख्या की बात की गई है। तो आप ये जो डेटा दिया है इससे आपको अब कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब आप तब रखेंगे जब आपको स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि इतने मेल हैं, इतने फीमेल्स हैं, तब आप इसको लेंगे। नहीं तो अगर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि इतने डॉक्टर्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, तो आप सिर्फ ये डेटा उठाएंगे और उससे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे डॉक्टरों की संख्या आपसे कही गई तो 10,521/100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने 2205 कितना आया है? 2205। और दूसरा क्या है? वकील, इंजीनियर्स, दूसरा क्या है?
दूसरा है कोई बात नहीं, वो तो नंबर निकालना है। वकीलों से लोग डरते हैं ना, इसलिए उसको पहले नहीं लिया। लोगों ने कहा डॉक्टर्स को ले लेते हैं। 19/100 कितना आ रहा है ये? 19/5 सही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? कितना आ रहा है परसेंटेज? 90.7 सही है। आगे वाले बच्चे गलत भी कराते हैं कभी कभी, इसके चक्कर में मत आओ। नहीं, सही भी बताते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी गलत कराते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन कर लिया गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका और कर लीजिए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। शहर की कुल कितनी आबादी कार्यरत है? बस, शहर की कुल कितनी आबादी कार्यरत है? क्या करोगे बताओ? परसेंटेज नहीं, परसेंटेज देखिए 16 को आप हटाएंगे तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। आपको टोटल पॉपुलेशन 10,500 दी हुई है और आपको बता भी रहा है कि आबादी आपकी जो 16% है ये विद्यार्थी है, बाकी सारे रिमेनिंग क्या है? कार्यरत है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम परसेंटेज देखें तो कितना निकलेगा? 100 में से 16 माइनस करिए, 84। अब आपको क्या निकालना है? इतने परसेंट लोग क्या है? कार्यरत थे। आपको क्या निकालना है? इतने लोग। अगर हम सिर्फ परसेंटेज पूछते तो आप वहीं से आंसर बता देते कि 84% लोग हैं। अब हम पूछ रहे हैं कि नंबर्स बताइए, तो नंबर्स में आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बता देंगे। 8820 यानी 8,820 लोग कार्यरत हैं, बाकी बस पढ़ रहे हैं। बाकी आप जैसे लोग हैं इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से, जैसे हमने लिखा है इस तरह से। पहले आप डेटा करेंगे, उसके बाद उसको करना शुरू करेंगे, क्योंकि बार बार आप लिख करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जितने टाइप के होते हैं ज़्यादातर सारे करा दिए हैं, ठीक है। अब बच रहा है आपका एक तो डेटा एनालिसिस। जैसे आपका प्लॉट होता है कई तरह का, प्लॉट आपका कभी पॉजिटिव वे में जाता है, कभी निगेटिव स्लोप दिखाता है, एक वो थोड़ा बचा हुआ है। दूसरा आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जैसे आपको क्वेश्चन लिख दिया और उसमें कथन फर्स्ट, कथन सेकंड, एक इस तरह से लिख के आ गया। अब उसमें पूछता है कि ये जो आंसर ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, उसके लिए आंसर जो फर्स्ट है, कथन फर्स्ट ही आपका पर्याप्त है या नहीं, या सेकंड पर्याप्त है। इस तरह से 4 ऑप्शन आपके बनाए जाते हैं और उसके बाद आपसे आंसर पूछा जाता है। तो हम 2 क्वेश्चन इस टाइप के भी कर लेंगे, जिससे हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें ऑप्शन पहले सुन लीजिए कि पहला तो क्वेश्चन लिखा जाता है कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि हाँ ये क्वेश्चन दे दिया। अब उससे रिलेटेड 2 कथन दे दिए, हमें 2 स्टेटमेंट दे दिए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। अब उसके बाद 4 ऑप्शन, आपके 4 ऑप्शन हमेशा सेम रहेंगे, वो वेरी नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें ये होता है कि ये जो आंसर आ रहा है, इस आंसर को देने के लिए जो हमारा कथन फर्स्ट है वो पर्याप्त है, कथन सेकंड पर्याप्त नहीं है। पहला ऑप्शन ये होता है। दूसरा ये होता है कि सेकंड
पर्याप्त है, फर्स्ट पर्याप्त नहीं है। और जो सी वाला ऑप्शन होता है, सी में ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है ये दोनों मिलाएंगे तब हम आंसर कंक्लूड करके दे पाएंगे। और जो फोर्थ ऑप्शन होता है उसमें ये होता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट ले लीजिए या सेकंड ले लीजिए, दोनों को मिला के भी हम आंसर अपना नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन समझ में आ गए। फर्स्ट में आपका स्टेटमेंट फर्स्ट के थ्रू आंसर दे सकेंगे आप, सेकंड नहीं नीडेड है। सेकंड में क्या है, सेकंड की आवश्यकता है, फर्स्ट की नहीं जरूरत है। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें दोनों को आप जब कंपाइल करेंगे स्टेटमेंट को तो आंसर दे पाएंगे। फोर्थ में क्या है, दोनों को मिला देंगे तो भी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। ये चारों ऑप्शन आपके सेम रहते हैं, बस आपके क्या होंगे, क्वेश्चन चेंज होगा और कथन चेंज होगा, जो स्टेटमेंट होंगे वो चेंज होंगे। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं आप इसको, इसके बाद आ जाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा बता देंगे बस। ये आपका फिर इस टाइप का बीच बीच में एक एक क्वेश्चन कराते रहेंगे, बस ज़्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन इतना बड़ा होता है उसको सॉल्व करने में ही 15-20 मिनट लग जाता है, पता चला 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये आपका क्या लिया है, क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब आपका कथन फर्स्ट क्या है, x + y = 4। कथन सेकेंड, x y = 3। ये आपको 4 चीजें दी हुई हैं और ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि A B C D में चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी आपके पास ये दोनों वैल्यू गिवन है तो होगा ही 4 सही है, लेकिन जिनको नहीं समझ आ रहा है वो समझ लो। ठीक है, जिसको समझ में आ जा रहा है आपका कथन फर्स्ट और सेकंड, पहले आप क्वेश्चन को सही से समझेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को शांत रहिए। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रहा है। क्वेश्चन में आपको दे रहा है x³ + y³। जब मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया था तो आपको बताया भी था कि x + y का होल क्यूब = x³ + y³ + 3xy x + y। अब क्वेश्चन में कह रहा है x³ + y³ का मान क्या होगा, ये कह रहा है, तो आपका x³ + y³ ये लिखा है। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या जरूरत होगी, एक तो x + y मिल जाए, दूसरा xy मिल जाए। अगर हमें दो वैल्यूज मिल गई तो हम ये फाइंड आउट कर देंगे। इसका मतलब है कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें सिर्फ फर्स्ट कथन मिल जाए तो आंसर बता सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, हमें x y की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें ये वैल्यू मिल जाए तो आंसर बता देंगे, ऐसा भी नहीं है, इसलिए सेकंड भी नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन में क्या है, हमें अगर ये मिल जाए और ये मिल जाए तो फिर क्या होगा, तब हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x³ + y³ = x + y का होल क्यूब -3xy x + y। इसमें हम ये वैल्यूज अपनी पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है जो सी वाला ऑप्शन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों अगर हमें मिल जाए तो हम आंसर बता सकते हैं। इसका मतलब सी वाला सही है। ठीक है, समझ में आएगा। ये चारों ऑप्शन में हम इस तरह से चूज करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देंगे, आपको बताइए कौन सा हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके यूपीएससी 2022 का होगा, इसमें जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे सब 22।
आपका क्वेश्चन है अच्छा वही सब बता दिया अब बताएंगे सैर की क्यू से कितनी दूर है ये आपका क्या है क्वेश्चन। अब आपका कथन फर्स्ट क्या कह रहा है शहर 8 से 80 किलोमीटर दूर है। उसमें दे दिया गया 18 किलोमीटर इसमें नीचे 13 किलोमीटर। चलो भाई नहीं क्लियर हो रहा सही है ये ऑप्शन नहीं है जब भी है इतना परेशान होने के बजाय अगर नहीं सही करेंगे तो 2 नंबर तो तब भी मिलेंगे क्योंकि उसका ऑप्शन का पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए इसी में एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन आपका है मनीषा की आयु क्या है। मनीषा की आयु क्या है मनीषा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। कथन फर्स्ट मनीषा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। कथन सेकंड आपका है 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी माँ की आयु 3:5 के अनुपात में होगी। 3:5 के अनुपात में होगी। एक मिनट का समय ले लीजिए। ए बी सी डी चारों ऑप्शन में क्या होगा याद नहीं कर सकते इतना सारा डेटा दिया है पर्याप्त नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आंसर बता दें तो बताएगा
वो भी नहीं बता इसके बाद थर्ड वाले बताइए। नहीं, इसका आंसर सही है। मैं सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन दे रहा है? मनीषा की आयु ऑनलाइन एक्स है, ठीक है, एक्स ईयर है। अब उनकी माँ की आयु क्या होगी? माइनस कैसे हो जाएगा? अगर 24 वर्ष छोटा कहा जा रहा है तो उनकी जो माँ होगी वो 24 साल बड़ी तो हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। भाई मनीषा 24 साल छोटा कर दो या उनकी माँ को 24 साल बड़ा कर दो, दोनों बातें सेम है, कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद आपको एक कंडीशन ये बता रहे, दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि 5 साल बाद उनकी एज का आपको रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो 5 साल बाद मनीषा की आयु कितनी हो जाएगी? x + 5 और इसकी एज कितनी हो जाएगी? x + 24। इनकी भी एज तो 5 साल हो जाएगी ना। जैसे ये 5 साल बढ़ेगा वैसे ये 5 साल बढ़ जाएगा और इसका रेशियो कितना दिया है आपको? 3:5। देखो आगे मनीषा की हमेशा ऐसा नहीं होता, नहीं इनका खुद का ही था, लेकिन नंबर तो मिल ही जाएंगे ना। सही अगर लगा दिया तो चाहे वो कंक्लूड सही से किया चाहे जैसे किया, 2 नंबर तो मिलते हैं। ठीक है, वो ये नहीं पूछेगा कि आपने सही लगाया कि प्रोसेस पूछ के लगाया, कैसे लगाया। इसी को कहते हैं तुक्केबाजी। तुक्केबाजी में सही है, कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन में आपको गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपने ऐसे करके अपना देखिए आंसर भी निकाल के मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पे दोनों कथन की जरूरत पड़ी। पहले कथन में आपको बताया गया था कि 24 साल का एज डिफरेंस है, आपने उसके थ्रू ये एज लिखी जो पहला स्टेटमेंट था, और जो दूसरा स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग आपने ये इक्वेशन अपनी जनरेट की दूसरे कथन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों यूज हुआ। दोनों यूज करके तब आपने एज बताई। इसका मतलब जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट। ठीक है, और एक चीज और मैं देखी थी, मैंने 7-8 क्वेश्चन देखे। 7-8 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आंसर सीखा नहीं, अदरवाइज सबका आंसर डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब क्वेश्चन इतने टफ बना दिए जाते हैं कि उसमें डिफाइन कर नहीं सकते। इसका मतलब पता है ऐसा, तो अगर दूसरा लगाइए तो टिक वाला लगाइए, ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं पता है, तो मुझे बात अभी इसके क्वेश्चन और हैं,
बाद में करेंगे। शांत हो जाइए। इन सब ग्राफ्स को देखिए क्या पता चल रहा है। पहले तो ये देखो कुछ पता चल रहा है। इन सारे केसेस में पहली बात ये है जो आपकी क्वांटिटी y है, जब x की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सारे केसेस में x की वैल्यू जब हम बढ़ा रहे हैं तो वो क्या हो रही है, y की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, ये आपका प्रत्यक्ष विचरण का एग्जाम्पल है। सारा जितने भी केसेस आपके हो रहे हैं उन सारे केसेस में जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस होगा, जहां एक क्वांटिटी के चेंज कर रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी उसके सापेक्ष में इंक्रीज करें, तो वो सारे केसेस आपके ये होगा। ये थोड़ा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा तो सरक जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका प्रत्यक्ष ये आपका नेचर है स्ट्रेट लाइन का। जो इसमें बना था वो क्या था, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस c और इसकी y इक्वल टू x की पावर n। पैराबोलिक की यही होती है। इधर ये क्या बना हुआ था आपका हाइपरबोला। इस तरह से आपके सबके नेचर्स अलग अलग है सारे प्लॉट के। अभी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, जब इक्वेशन की जरूरत होगी तो सारे इक्वेशंस भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा है आपका प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब है कि जब आपका कुछ ऐसा हो, अब इसमें देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, जब x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू ज्यादा थी, यहाँ इतनी थी, तो x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0 थी। यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है ना, तो यहाँ पे ये ओरिजिन पोजीशन पे x भी आपका 0 है और y भी 0 है। उस कंडीशन में आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर x 0 है तो y आपका उस समय पे वैल्यू कितना ये है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे और मान लो यहाँ पे ये 5 है, ये मान लो 10 हो गया, ये 15 हो गया। अगर इस तरह से इसको लिख रहे हैं तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे 0, 15। पहले हम x को लिखते हैं देन y को लिखते हैं। जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं इसी तरीके से लिखते हैं, यानी हम इस पॉइंट को अगर जस्टिफाई करेंगे तो पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में x की वैल्यू कितनी है 0, लेकिन y की वैल्यू कितनी है 15, क्योंकि y हमें यहाँ मिल रहा है और x हमें यहाँ मिलेगा। अब अगर हम इस पॉइंट की पर्टिकुलर जैसे बात करें तो यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे मिलाएंगे तो जो वैल्यू यहाँ की होगी उसे हम क्या लिखेंगे x। मान लो यहाँ x1 है, यहाँ पे ये y1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं x1, y1। अब यहाँ पर सोचने की बात बस इतनी है कि जब हमारी x की वैल्यू कम थी तो y की वैल्यू ज़्यादा थी। अब हम प्लॉट में थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ तक आ गई और y की वैल्यू क्या हो रही है, जितनी थी उसके नीचे आ गई। इसका मतलब है y की वैल्यू कम हो रही है। और इसमें भी आप ऐसे देखेंगे तो ये दोनों क्या है प्रतिलोम। प्रतिलोम मीन्स हो गया इनवर्सली, यानी आपका एक बढ़ेगा तो ये दूसरा वेरिएबल कम है। ठीक है,
ये सारे प्लॉट को देखते ही आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन से केस में ऐसा होगा कि जो है एक संख्या के बढ़ने पे दूसरा बढ़ेगा या दूसरा घटेगा। ये प्लॉट का नेचर ही देख के पता चलना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा उसको अर्थशास्त्र में देखिए एक लाइन बोली जाती है, मांग बढ़ने पर मूल्य बढ़ता है। एक लाइन बोली जाती है ना, ये लाइन बहुत बोली जाती है आपके यहाँ, मांग बढ़ने पे क्या होता है, मूल्य बढ़ता है। अब जैसे आपको 3 प्लॉट देती है, इसमें आपका क्वेश्चन एक्स वाई के फॉर्म में नहीं है, आपका क्वेश्चन इसी तरह से लिख जाएगा। जैसे ये मान दे दिया, ये मूल्य दे दिया, एक प्लॉट ये दे दिया, एक प्लॉट ये दे दिया, एक प्लॉट ये दे दिया, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब आपको क्वेश्चन में लिखा गया है कि अर्थशास्त्र में एक लाइन कही गई है कि मांग के बढ़ने पे किसी भी वस्तु का क्या हो रहा है, मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कभी कभी देखते कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बारिश हो जाती है तो सब्जियां बाहर से नहीं आ पाती है, तो क्या होता है, सब्जियां आने के बाद उसका प्राइस बढ़ जाता है, जिसका मतलब उसकी मांग बढ़ गई तो मूल्य बढ़ गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब कौन से प्लॉट को आपको देख के पता चल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, पहला, ठीक है। जो अभी मैंने जितनी बातें बताई उसका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इस तरह एक्स वाई के फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, कुछ ना कुछ लैंग्वेज में चेंज करके फिर ये पूछेंगे आप, ठीक है। एक होता है आपका विस्थापन, एक होता है दूरी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी, कोई भी वस्तु चल रही है ए से बी तक। अब वो अलग अलग वे हैं, जैसे ये है मान लीजिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक वे ये है, एक वे ये है, एक वे ये है। अब आपके पास 4 केसेस दिए हुए हैं, ये इनके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब आपसे चारों केसेस में विस्थापन पूछ रहा है, ए से बीच का जो ए से बीच बी के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर है। ऐसे ही सारे केसेस अभी हम डिस्टेंस में भी देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है ये समझने की बात है। सबसे पहले इसमें आपके पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, ए और बी तक हम अलग अलग जो हमारे वे हैं, जैसे इसमें 3 रास्ते मैंने आपको दिखाए हैं कि ए से बी तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला, ये जो पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता, ये तीसरा रास्ता। तो हमें इससे मतलब नहीं होता है कि हम कौन से पॉइंट से या कौन से रास्ते से जा रहे हैं, विस्थापन में हमें इससे मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट से मतलब होता है। इनके बीच में हमें अगर ये पता चल जाए कि कितना डिफरेंस है तो बस हमारा वही आंसर हो जाता है। लेकिन जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो हम कौन से वे से जा रहे हैं इससे भी मतलब होता है। जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन है, अगर ये आपका डिस्टेंस वाले केस में आ जाए, इसका रेडियस दे दिया है आपको 5 सेंटीमीटर। अब ए से बीच का डिस्टेंस आपका अगर ये पूछ रहा है तो आप किस तरह से कैलकुलेट करें, बस इसको रेडियस आपको बता दिया, इसके बीच में कोई वे नहीं है, ओनली रेडियस आपको बता दिया कि 5 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में डिस्टेंस पूछेगा तो कैसे निकालेंगे,
10 सेंटीमीटर। इसके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए से बी के बीच में पाई आर कैसा सुना है? पाई आर होता है ना, अर्ध वृत्त होता है उसका पाई आर, और जो पूरा वृत्त होता है उसका पाई आर। तो जब हम इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ये जो पूरा एरिया किस तरह से निकालते हैं आप इसको, ये क्या है? परिधि है। तो जो अर्ध वृत्त होता है, अर्ध वृत्त का पाई आर, तो हम जब इसका निकालेंगे, जैसे आपको रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो अगर डिस्टेंस आप ए से बी के बीच के निकालेंगे, देन दिस इज पाई आर, और आर आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर। ये आपका ए से बी के बीच की दूरी होगी। अब यही आपका अगर इस तरह से है, ये है, बी ये है, यहाँ पे भी आपको ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ए से बी के बीच का दूरी आपसे पूछ रहा है कितना निकलेगा? 2 पाई आर 2 पाई 10 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी केस में अगर यहाँ आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि पर्टिकुलर एक पॉइंट से हम चले और घूम के अगर फिर हम उसी पॉइंट पे आ गए तो कोई डिस्प्लेसमेंट उसके बीच में नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, सर्कुलर केस। लेकिन यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है। ऐसे ही 2 वर्ड आपके पास और होते हैं, कौन कौन से? वेलोसिटी और क्या होता है? स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड जो 2 वर्ड्स आपके पास, ऐसे क्वेश्चंस भी छोटे छोटे आते हैं। तो जब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जब स्पीड की बात होगी जहाँ पे, वहाँ आप डिस्टेंस यूज करेंगे, और जहाँ आपको वेलोसिटी की बात होगी वहाँ क्या यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी जब निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जब आपको स्पीड निकालनी होगी वहाँ क्या करेंगे आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरह से उसको फाइंड करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके बने हुए हैं, इसका बेसिक यही है, इसी को यूज करते हुए आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते, ठीक है। ग्राफिकल में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना ही करके खत्म करेंगे, ठीक है। अब आपका 4 दिन बाद टेट का एग्जाम है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कौन जल्दी निकालता है। टेस्ट मानते हुए करिए, फटाफट टेस्ट मानते हुए अपनी अपनी कॉपी में देखते हैं आंसर सबसे पहले कौन सा, ठीक है। अच्छे वाले क्वेश्चन है, याद आने चाहिए, पड़ोसी नहीं बता पाए कोई फायदा नहीं। अब पड़ोसी के हेल्प ले लीजिए और इसका आगे पड़ोसी के हेल्प ले लीजिए, बस 1 मिनट नहीं दे जाए।
क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले एक पार्ट इसको मानना चाहिए, एक पार्ट इसको मानना चाहिए, उसके बाद यहाँ वैल्यू रख के तब करें। इस तरह से करें। तो सबसे पहले हम इसको पार्ट ले लेते हैं, पार्ट फर्स्ट वाले को। अपनी अपनी कॉपी में करिए, आंसर बताइए। ये आपका इतने का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम करेंगे इतने का। ये आपका उसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब दोनों को कंपाइल करेंगे, पहले दोनों को देखिए। इसमें कितनी चीजें ध्यान दीजिए। पहली चीज तो ये कि जब भी डिवाइड होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, 4 2 8, 8 और 3 11/4 होता था। तो हमने क्या किया, डिवीजन का साइन हटाया, देन 4/11। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम डिवीजन का साइन हटाते हैं तो वहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं और नंबर को इन्वर्स कर दो, ऊपर का नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर कर दो, ठीक है। एक चीज ये ध्यान देने के लिए। इसके बाद जिन लोगों को ये जब 4 हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, तो जो यहाँ होता है उसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, जो यहाँ होता है उसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। जिसको बहुत कंफ्यूजन होता है उसको इधर उधर बिल्कुल मत करिए, एज इट इज लिख लीजिए। जो सबसे नीचे वाला है उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वालों से, और जो यहाँ पे है उसका मल्टीप्लाई इस तरह से करके, कभी भी गलत नहीं होता, ठीक है। ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद जब इस तरह से आ जाता है तो हम सबसे पहले लास्ट वाली यूनिट लेके वहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब यहाँ से करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व होगा ही। तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए 1 + 1 अपॉन, अब यहाँ पे ये सिर्फ इसकी इंटीग्रल्स को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो कितना है 16 + 3/4 ये आ गया। अब इसको हमने क्या किया, 16 + 3 19 हुआ, ये 4 हुआ। इसको क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये 19 ये इस तरह से किया, 4/19, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या किया, अब हमने इसको सॉल्व कर दिया। इस स्टेप के बाद हमारा ये काम हुआ, अब इसको सॉल्व किया तो 2 + 3 अपॉन, अब ये एलसीएम हो गया 19, 19 + 4, अब यहाँ पे ये हो गया 23 और ये 19 कहाँ चला गया, यहाँ 19 ये रहा, 23 ये रहा, ये वाला 3 ये, ठीक है। इसके बाद हमने 19 3 = 57, अब इसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व किया तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम दोनों को लेकर सॉल्व करेंगे। आया है 24/7, बीच में डिवाइड था, और इसका है 103/23। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये बन गया है।
बताइए। 552/721। पॉइंट में जब आंसर आपको दिया होगा तो आप पॉइंट में भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि पॉइंट में नहीं बताएंगे। जो ऑप्शन आपका जिस तरीके से दिया होगा वैसे ही आंसर आप बताएंगे। अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में निकालेंगे, डेसिमल में नहीं है इस तरह से है तो इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपको अपना लिखा है, तो अलग से बता दिया पूरा मैंने। आज तक मैं करनी रही 23/103 आ रहा था यहाँ। अब हमने क्या किया है, डिवाइड का साइन हटाया है यहाँ। सही था? हाँ पहले सही था, क्योंकि पहले आपने जो किया था उसमें एक बार चेक करो जो भी है, मतलब मेथड यही है करने का। ठीक है, जो भी आएगा आपका दोनों पार्ट को आप इस तरह से रखेंगे, उसके बाद उसका जो डिवाइड का साइन है उसको हटा देंगे। ठीक है, मेथड यही है करने का, पहले सही हो चाहे बाद में सही हो, मेथड सेम। आंसर आ रहा है 2472/161, ये आंसर। एक बार चेक कर लो। ठीक है, आंसर ये है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करिए। अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। अभी इसमें कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि बार कैसे सॉल्व होता है। जिसको पता है करिए, नहीं तो ये भी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा कि अगर बार दिया है तो कैसे सॉल्व होगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन कहाँ से किया तुमने? इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था 1/, था। ठीक है, 1/, हो सकता है करना मिस हो गया 1/। ठीक है, इसी वजह से आंसर में जो करेक्शन आ रहा है उसमें देखिए 1/, करके पूरा एंटिटीज आपका लिखा हुआ था। तो जो हम सॉल्व करेंगे, जब 1/, है तो नीचे वाला मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, फिर उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे फिर यहाँ पे वो नंबर फिर से आपका रिवर्स हो जाएगा। इस वजह से आंसर में आप लोग को लग रहा है कि ठीक है, उसका रीजन क्योंकि 1/, हुए। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं पूरा लास्ट स्टेज तक करेंगे ना, इसी तरह से आंसर कर लेंगे। हाँ वही बता रहे हो, समझ रहे हो। अब इसका आंसर बताओ, जल्दी करिए, जल्दी बताइए। पता है या नहीं, नहीं तो बताओ कि बार कैसे सॉल्व करते हैं। जितने बार आने वो उतना जिसके बजाय उतने 9 बार आएंगे। थोड़ा चर्चा बोले मैं पूरा लग गया। पता है तो करो, कॉन्सेप्ट तो सही है तुम्हारा, कॉन्सेप्ट तो सही है। ये इसीलिए हमने दिया है क्वेश्चन कि जो है आप लोग आज मैंने क्या किया, डिफरेंट क्वेश्चन जैसे 3-4 चैप्टर थे आपके, सबके 1-1, 2-2 क्वेश्चन देखिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर के पहले हम सोच रहे हैं कि आपको 2-3 क्लास में इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस को सारे कराएंगे। जब अलग अलग कराएंगे, हर सारे टाइप के 1-1, 2-2 क्वेश्चंस करा देंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी
क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें जितना सिलेबस है आपका उसमें तो है ही है, जो यूपीएससी में है उसमें तो है ही है सारा, उसमें इसका ब्रॉड लेवल, इसमें तो इसका इजी लेवल है। मैंने कल पेपर भी देखा, एक बच्चे ने किया था, तो इसमें तो क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तक आएगा। जैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये इसमें देखो बाद इसमें दो तरह से लगता है, एक तो पॉइंट के बाद और एक होता है पॉइंट से पहले, तो दोनों का एक एक एग्जांपल हम बताएंगे। ये आपका क्या है, बाद वाला। तो पॉइंट के जब बाद होता है तो किस तरह से करते हैं, यहाँ कितना लिखा है 23, आगे कितने आपके नंबर्स हैं 1 2, कितना हो जाएगा 99, जितने भी नंबर्स होंगे उतने 9 आप बढ़ा दो, तो ये जो आपका नंबर था वो चेंज हो गया इस फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आपका ये कितना लिखा है 36/99, ऐसे नीचे ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन, और यहाँ पे एक ही नंबर लिखा हुआ था तो हम एक ही 9 बढ़ाएंगे, ठीक है, -2 8/9। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो जितनी फास्ट सॉल्व कर लेगा बस वो आपको बता देगा, और फिर थोड़ी ये भी बचा हुआ है, ये नहीं कि अब इसको आओ करके देखो कितना आ रहा है, नहीं पॉइंट में नहीं आएगा, अंदर आ रहा है ना, पूरा पूरा कट रहा है, किससे कटाइए 157, हाँ वही तो देख कहीं ना कहीं शुरुआत अच्छा ये तो सही, इसका कितना आ रहा है करिए बताओ 35 कहाँ गलत हुआ है वही तो मैं देख रही हूँ, कहाँ गलत है वही तो पूछ रही हूँ, चेक करो।
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक ये एग्जैक्ट सही है। हम यहाँ पे नहीं काटेंगे, इसको एज इट इज अपने पास ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को लेके यहाँ चलते हैं। ये इधर का सोल्यूशन हो गया हमारा इतना 257 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 99 मल्टीप्लाई 14। अब ये बच रहा है डिवाइड 1/54, ये है आपका। अब हम डिवाइड का साइन हटाएंगे तो 154 ऊपर पहुंच गया अपॉन 1। अब सॉल्व करके बताइए। ठीक है, अब करिए 257 कैसे कैसे बता देखो। 11 हो गया, 14 इससे। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम सोच रहे थे ये पूरा पूरा यहीं पे करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो नंबर दिया हुआ था वो इसके बाद रद्द करना था, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। बस ये होता है कि अगर हम यहीं सॉल्व इसको करते तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता। ठीक है, वहाँ पे नंबर दिया हुआ था एज इट इज, हमने उसको रखा और कट करके निकाल दिया। ठीक है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमारा ये जहाँ तक हमसे सॉल्व हो पाएगा वहीं तक करके हम छोड़ेंगे उसको। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी रख के तब हम काटने की कोशिश करेंगे, आधे पे नहीं करेंगे। अगर आधे पे करेंगे तो फिर जो दूसरा वाला नंबर दिया होता है वो निश्चित इसीलिए दिया होता है कि उससे इजीली कट हो जाए और हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, वहाँ तक सही था, नहीं होता है कि जो है हो सकता है वहीं कट जाएगा, इसीलिए मैं तब से सोच रही थी वहाँ कट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको क्यों नहीं निकालता? देखो छोटे छोटे आंसर बता देता, आंसर बता देते हैं आप बताना। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सबसे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, हर टाइप का एक भी क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें रिपीटेड नहीं। बार आपका पॉइंट के इधर लगा हुआ था, इसमें क्या है पॉइंट के इधर। इसका पता है कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस है, करने का मेथड अलग अलग है। ये हम पॉइंट के बाद 99 वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, इसमें ऐसा नहीं करते हैं। इसमें देखिए क्या यहाँ पर कितना लिखा है 14 बार, तो जितना भी बार होता है उसको हम लिखते हैं माइनस में, उसके बाद 0.93। इसका मतलब जितना ये नंबर है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। इसी तरह से आपके पास जितने नंबर हैं एज आप लिखेंगे, उसके बाद जितने आपके माइनस हैं और जितने पॉइंट्स हैं उन सबको एक पास रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जब आपका ये नंबर मोर देन 1 हो जाएगा तो पॉइंट वाला नंबर, उसको फिर हम इससे एडजस्ट कर देंगे। इससे एडजस्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर। मेथड बता दिया, देखते सबसे पहले कौन सा करो अपने आंसर देखते सबसे पहले कौन सा है।
समझ में आया क्या किया गया है? सिंपल कैलकुलेशन किया गया है। इसमें हमने यहाँ पे माइनस खोला, यहाँ पे माइनस था इसलिए ये माइनस हो गया। ये माइनस इस वजह से बन गया बार था, बाकी हमने एज इट इज लिखा है, उसके बाद उसको चेंज किया हुआ है। तो ये माइनस वाले जितने आगे आगे टर्म्स थे उनको एक पास हमने लिख दिया, इसके बाद जितने पॉइंट्स वाले टर्म्स थे उनको एक पास हमने लिख दिया। इसके बाद इस तरह से वही काम हमने नीचे कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, ये हो रहा था 1.15, अब यहाँ पे ये मोर देन 1 हो गया। जब मोर देन 1 हो जाएगा तो एक पॉइंट को हम यहाँ पे 1 प्लस करके लिखेंगे, 1 प्लस करके लिखेंगे और इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। तो -21 और +1 कितना हो जाएगा, -20, और ये आपका 0.15 ये है। इसके बाद इसी तरह से -12 और ये 1 कितना हो गया, -11 और ये 0.20। इसके बाद इसी तरह से हमने इसको बार फॉर्म में लिख दिया और आंसर दे दिया। आंसर बार फॉर्म में नहीं देना पड़ेगा, आंसर इसका ऐसे ही आता है। इस क्वेश्चन का जब भी आंसर आएगा इस तरह से ये वाला टफ था कि इससे पहले वाला टफ? ये वाला टफ है। ये वाला टफ इसमें कंफ्यूजन है। इसमें तो प्लस माइनस है, आपको चाहिए नहीं। पावर वाला सब नहीं किया है, उनकी बात करेगा। हाँ तो बार लग जाएगा। बार यहाँ से भी तो आपने ऐसे ही सॉल्व किया है, यहाँ से शुरू किया, वहाँ भी ऐसे ही खत्म कर दिया बस, और कुछ थोड़ी किया है। अब कहोगे आंसर क्वेश्चन की बार में, आंसर की बार ऐसे ही आएगा। अगर आपका माइनस नहीं आ रहा, सुन लीजिए, ये पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ आंसर में माइनस नहीं आता है तो हम बार यहाँ रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर आंसर में माइनस नहीं है तो हम बार इंडिकेट नहीं करेंगे। बार का मतलब ही है कि जो आपका जो डिजिट है वो निगेटिव है, वो इसका इंडिकेशन है, ठीक है। अब इन दोनों का एप्लीकेशन देखने कौन मिलेगा, बहुत छोटा सा एक बार वाला ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। प्लस माइनस है था लेकिन आप लोग सही से नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करते समय पड़ोसी की बात नहीं सुननी है, बस अपनी बात सुनिए। अगर अपनी बात सुनेंगे तो जानेंगे, और पड़ोसी की बात सुनेंगे तो नहीं। ठीक है, इसका आंसर जो सबसे पहले बता देगा उसके 2 नंबर पक्के। अभी जो कराया है उसी कॉन्सेप्ट पे है बस, और अब ये भी ना करिए जिसका मतलब नहीं कर पाएंगे। चेंज करके भी लिखो ना। आया 7/44 सही आंसर है, बता इसका आंसर इतना आ जाएगा, समझ लेना 2 नंबर से 60
134। अब आप ध्यान से देखते ही आप नहीं माना जाएगा। क्या करवाया था? कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए। आपको अगर कैलकुलेशन इसका मतलब वीक है, अगर ये सारे नहीं हो पाए इतनी फास्ट, तो इसका मतलब है कैलकुलेशन में कमी है और टाइम मैनेजमेंट भी सही नहीं है इसका। जैसे इतना मेरे लिखने के बाद तो आंसर तुरंत बता देना चाहिए, इतना अगर मैंने लिख दिया था तो, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन स्लो है ना। पर पेपर में प्रैक्टिस भी होना बहुत जरूरी है। मेरा एक फ्रेंड है, अभी तक सेलेक्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ एक ड्रॉबैक है, जब भी वो पेपर करने जाता है वो इतनी आराम से करता है कि वो जो है उसके 2 पेजेस ही या 3 पेजेस ही वो उतने टाइम में कवर कर पाता था। यही उसकी वीकनेस है कि अभी तक वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा, नॉलेज में तो हम लोग भी और मानते हैं उसका। लेकिन जो है अब इस समय तो उसके इतने रिसर्च पेपर हैं, इतना अच्छा उसका रिसर्च है, सब कुछ कर दिया उसने, लेकिन जॉब के नाम पे जॉब नहीं है। तो ये भी ड्रॉबैक है कि टाइम के अकॉर्डिंग आप कैसे अपना एम अचीव कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। मान लीजिए आपका पेपर 2 घंटे का है, अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 2 घंटे को अगर मैनेज करना नहीं आ रहा है, तो ये भी वीकनेस है। जरूरी थोड़ी ना है कि आपको हो सकता है पीछे वाले क्वेश्चन इजी हो, शुरू वाले टफ हो, और जो पीछे दिए हो सकता है वो देखते ही निकल के आ रहे हो, या इजी क्वेश्चन हो। सारे क्वेश्चन के मार्क्स तो बराबर हैं। अगर आप एक क्वेश्चन करने में मान लीजिए आप 2 मिनट 3 मिनट लगा रहे हैं और एक क्वेश्चन करने में आपको सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड लग रहा है, लेकिन मार्क्स तो बराबर है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम उसे थोड़ा सा वहाँ पे वहीं पे छोड़ देंगे। 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अच्छा इस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आया कैसे नहीं, मतलब मन में फीलिंग आती है कि आ कैसे सीखा, मतलब अपनी बात बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स के 1-2 चैप्टर्स हैं, उसके क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो निकल नहीं रहा था पेपर में, तो मैंने कहा इसका आ कैसे नहीं रहा, हो गया 3 मिनट हो गया 4 मिनट हो गया, मैंने कहा अब इसको यही छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। फिर मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, फिर हम पीछे वाले नहीं पढ़ पाएंगे। फिर पीछे वाले जो 2 पेजेस मैंने अपने एग्जाम के किए वो विदिन 10 मिनट मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैंने शुरू में 2-3 क्वेश्चंस में अपना टाइम क्यों किया है। अभी भी मुझे फील होता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन में ये फील कर दिया कि ऐसा आ क्यों नहीं रहा है, वहीं मुझे फीलिंग आ गई कि इसको आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, जब सारे क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे इसको स्टॉप कर दिया, ये समझ आ रहा हूँ, लेकिन पीछे वाले पन्ने मुझे ऐसे ऐसे पढ़ने पड़े और वहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पढ़ रही हूँ और तुरंत आंसर तुरंत ऐसे, मतलब मिनट में तो लगाने की बारी नहीं है, सीखने और मैं सीख ये हालत। इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी आपको बहुत अच्छे से आना है, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। इधर 1-2 क्लासेस होंगी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस ढूंढ के कर लेंगे 1 या 2 क्लासेस, जिससे कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस के टाइप जो है आपको समझ में आ जाएंगे। और जहाँ जहाँ आप गलती करते हैं, जैसे आप जहाँ वीकनेस आपकी होगी वो भी हम बता देंगे कि आप यहाँ पे इस तरह की गलतियाँ करेंगे, जो कि आपको अभी नहीं समझ आती। जैसे जो एग्जाम्स जब हम देते रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे इस तरह की गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। हमने एग्जाम से इतने लिए इसलिए हमको ठीक होता है। अभी जब आप लोग भी देने लगेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ गलतियाँ होती हैं, वहाँ पे हमें ठीक है।
पिछले वाला